हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गवर्नेंस रिव्यू, जहाँ पे हम जो है द हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ द हिंदू फॉर 24 अगस्त 2023। तो जो कल की सबसे टॉप न्यूज़ थी, मिशन चंद्रयान 3, उसी के रिगार्डिंग आज का जो है फर्स्ट आर्टिकल जो है वो दिया हुआ है। ऑन द मून ओवर द मून, चंद्रयान 3 सिग्नल्स द लॉन्च ऑफ इंडियाज टाइम इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो the ISRO has accomplished Chandrayaan 3 mission successfully, and it has landed the lander Vikram along with rover Pragyan on the far side of the moon, that is the South Pole. ठीक है, तो with this India has created history, and India is only the fourth country in history to have सॉफ्ट लैंडेड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। तो चौथी कंट्री बन गई जिसने कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग की है। सबसे पहले यूएस थी, फिर यूएसएसआर थी, उसके बाद चाइना, और अब चौथी इंडिया हुई है। और ये फर्स्ट ऐसी कंट्री है विच हैज डन सो इन द मून साउथ पोलर रीजन, और साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली पहली कंट्री है इंडिया। ठीक है ना। दिस फीट इलस्ट्रेटेड अ सिंपल फैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस फ्लाइट मिशंस। और ये जो फीट हमने अचीव की है, ये जो हमने सक्सेस और ये हिस्ट्री जो क्रिएट की है, उससे एक जो ये जो स्पेस फ्लाइट के कॉम्प्लेक्स मिशंस होते हैं उनमें जो सिंपल फैक्ट है वो जो निकल के आता है वो ये है कि by virtue of their enormous hunger for resources, but at the same time capacity of caprice, succeeding at them is indistinguishable from a triumph of human will। कि अगर ह्यूमन विल चाहे तो चाहे कुछ कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी बाधाएं, कितने भी रिसोर्सेज कम रहे, लेकिन जो है जो सक्सेस है उसको अचीव वो कर ही लेते हैं। ठीक है ना। तो दिस फीट इलस्ट्रेट दिस। इसरो टुक अवे द राइट लेसन फ्रॉम द फेलियर ऑफ द प्रीसीडिंग मिशन, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा मिशन जो है वो एट द वेरी लास्ट स्टेज जो है वो फेल हो गया था, और हम जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। उससे काफी कुछ सीखा, काफी कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है ना। और जो है ये चंद्रयान 3 मिशन जो है सक्सेस हो पाया है। और जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसरो हैज मॉडिफाइड 21 सब सिस्टम्स टू गिव राइट टू द अपग्रेडेड चंद्रयान 3 लैंडर। लगभग 21 सब सिस्टम्स को जो है वो मॉडिफाई किया गया था इसमें। एक और यहाँ पे अकॉर्ड का बात की गई, आर्टेमिस अकॉर्ड की बात की है। ये हालांकि यूएस लीड कर रहा है इसमें, लेकिन इंडिया इसका पार्ट है, और ये एक मल्टीलेटरल एफर्ट है टू प्लेस ह्यूमंस ऑन द मून बाय 2025। ठीक है ना। और इसी के पैरेलल एक जो दूसरा वो चल रखता है वो रशिया का चलता, रशिया और चाइना लेड चलता है, उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना। इंटरनेशनल लूनार एक्सप्लोरेशन ऐसे कुछ करके रिसर्च करके कुछ है, उसको हम आगे देखते हैं, अभी आगे दिया हुआ है इसमें। फिर है ये रहा इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम विच इट लीड्स टुगेदर विद चाइना एज ए पैरेलल एक्सिस टू द आर्टेमिस अकॉर्ड। वही है कि ये रशिया और चाइना का लेड है, और ये पैरेलल है आर्टेमिस अकॉर्ड के। हालांकि रशिया का लूना 25 जो है वो फेल हो गया था, तो इसलिए अभी एक तरह से देखें तो रशिया थोड़ा सा सेटबैक में है, और इंडिया को और जो ये हमारा जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसको कहीं ना कहीं इससे जरूर एज मिलेगा। ठीक है। India has also demonstrated familiarity with the major types of interplanetary spacecraft, orbiters, lander and rovers। ये है कि इनसे फेमिलियरिटी को दिखाता है कि इंडिया का अब एक तरह से इनमें अच्छा एक्सेस भी, अच्छा कंट्रोल भी है। ठीक है ना। चंद्रयान 3 रोवर इज रूडिमेंटरी एंड स्पीक्स टू एन इंपॉर्टेंट फोकस एरिया फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। वो फोकस एरिया क्या है? द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द साइंटिफिक मिशंस। तो इस एरिया को एक तरह से फोकस एरिया पे जो है वो इस जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनमें लाके रखा है इसने। द डेटा फ्रॉम चंद्रयान 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विल बी क्रूशियल बिकॉज द मिशन विल बी फर्स्ट टू फिजिकली, केमिकली एंड थर्मली कैरेक्टराइज द सोइल, सबसोइल एंड एयर नियर द मून साउथ पोल ऑन लोकेशन। वही है जो चंद्रयान 3 के जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन वो क्रूशियल इसलिए भी रहेंगे क्योंकि ये पहला जो मिशन रहेगा जिसमें फिजिकली, केमिकली और थर्मली जो हम सॉइल, सब सॉइल और जो मून के साउथ पोल लोकेशन है उनको हम वेरीफाई कर पाएंगे, उनको एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है। द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 गिव्स इसरो द कॉन्फिडेंस टू ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट स्टेप। और बाकी जो आगे के हम मिशन हैं उनमें या इससे हमें क्या क्या आगे हम कर सकते हैं उन सब में हेल्प करेगा। ठीक है ना। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, जैसे कि सैटेलाइट पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, क्वांटम कम्युनिकेशंस है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की हम बात करते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का फील्ड है, प्लेनेटरी हैबिटेशन की बात है, इंटरप्लेनेटरी कम्युनिकेशन की बात है, और इन सब फील्ड्स में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए इंडिया को कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है। तो दिस इज इट।
आगे देखते हैं आज का लीड आर्टिकल, नीडेड अ वेल ड्राफ्टेड सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर ऑल। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बात की गई है लेबर्स को या वर्कफोर्स को, उसकी रिगार्डिंग बात है। अराउंड 53% ऑफ द ऑल ऑफ द सैलरीड वर्कफोर्स डज नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन इंडिया। जो पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो सैलरीड वर्कफोर्स है उसमें से 53% के पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कंक्लूजन इस रिपोर्ट में ये भी था कि जस्ट 1.9% ऑफ द पुअरेस्ट 20% क्वांटाइल ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज एक्सेस टू एनी बेनिफिट्स, ठीक है ना, कि जो पुअरेस्ट 20% क्वांटाइल है उसका, उसमें से केवल 1.9% को ही जो है वो किसी सोशल बेनिफिट की जो है वो एक्सेस है, ठीक है ना। फिर इंडिया सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इज ऑल्सो रैंक पुअरली, और जो इंडिया का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उसको भी काफी पुअर रैंक मिली थी। ये यहाँ पे मर्सर सीएफएस रैंक की बात की है, जिसने जो है 43 कंट्रीज में से इंडिया के जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को था 2021 में 40th रैंक पे रखा था, ठीक है ना। तो वही बात की है ऑथर ने कि इंडिया पॉलिसी मेकर्स हैव लार्जली इग्नोर्ड सोशल सिक्योरिटी, क्यों जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। जो वो किससे ऑथर ने यहाँ पे सपोर्ट किया कि जो बजटरी एलोकेशन किया गया था वो जो है एक तो लिमिटेड किया जा सकता है, और वो जो लिमिटेड किया जाता है उसमें से भी उसका यूटिलाइजेशन जो वो उससे भी ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा डाटा दिया है कि एक आध स्कीम के बारे में, कि जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड है उसके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सेटअप किया गया था वो जस्ट 1000 करोड़ का उसको सपोर्ट दिया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट जो थी वो लगभग 22,841 करोड़ की थी। उसके अगेंस्ट जो है ये मीगर सा अमाउंट जो है वो रखा गया था, ठीक है ना। कैग की रिपोर्ट अगर देखें वहां पे तो उसके और भी अलग फैते, इट आइडेंटिफाइड द 1927 करोड़ एंटायर अमाउंट accumulated since inception had just not been utilized। और इस फंड में ये जो बात हमने की थी सोशल सिक्योरिटी फंड में, उसमें जो एंटायर अमाउंट जो हुई थी 1927 करोड़ की, वो जो है अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई है। तो यानी कि फंड भी रखा उसमें अमाउंट, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बात ये है सोचने की कि यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं, उन वो सारे के सारे पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सेलेक्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैव बीन लेफ्ट मोरिबंड, जितनी भी सेलेक्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो एक तरह से डोरमेंट कंडीशन में रखी गई है, ठीक है ना। ओवरसीज का एग्जांपल यहाँ पे ब्राजील का दिया है ऑथर ने, यहाँ पे कि ब्राजील की ऐसे जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम को जो है अपने को अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है। और फिर ऑथर ने ये डाटा दिया अप्रोक्सीमेटली 91% और अराउंड 475 मिलियन ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स वर्क्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ज्यादातर जॉब जो है, ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, और फॉर्मल सेक्टर में केवल 9% जो है वो लेबर फोर्स वो फॉर्मल सेक्टर में है। बाकी की सारी जॉब्स जो है वो हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में है। स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं, तो 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आते हैं जो माइंड में आते हैं। पहला ये है कि वी मस्ट एक्सपेंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अंडर स्कीम्स, जैसे कि ईपीएफओ वगैरह स्कीम्स है उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो बढ़ाया जा सकता है। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए हो सकता है कि पार्शियल कंट्रीब्यूशन उनके लिए जो है हम शुरू कर दें कि वो पार्शियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, along with persuading informal enterprises to formalize and expand their total contribution। और जो इनफॉर्मल एंटरप्राइज उनको हम ये कह सकते हैं कि आप फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़िए, और जो टोटल कंट्रीब्यूशन उसको एक्सपेंड करने के लिए उनको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। It is estimated that the cost of providing social protection to the poorest 20% of the workforce would be 1.37 trillion dollar rupees who are elderly, pregnant or disabled, a cost of approximately 0.69% of GDP in fiscal year 2020। फिजिकल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग है तो जीडीपी का 0.69% जो है वो हमें चाहिए टू प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन टू द पुअरेस्ट ऑफ द 20%, ठीक है ना। ए पुश फॉर ग्रेटर, ये अगला जो स्टेप बताया वो ये है, ये पुश फॉर ग्रेटर डिजिटाइजेशन अंडर द ई श्रम प्लेटफॉर्म हैज एनेबल्ड द एनरोलमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन वर्कर्स व्हाइल एक्सपेंडिंग कवरेज ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो जो हालांकि ई श्रम प्लेटफॉर्म जो चला गया था उससे ये है कि लगभग जो कवरेज था चाहे वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस का हो या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का, वो काफी बढ़ने को देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ग्रेटर डिजिटाइजेशन ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ई श्रम पुट्स द बर्डन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स, लेकिन वहीं पे उन्होंने भी कहा कि जो ई श्रम जो पोर्टल है उसमें या ये पॉलिसी उसमें जो बर्डन है रजिस्ट्रेशन करने का वो इनफॉर्मल वर्कर्स के पास है, ठीक है ना, जिनको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है और अपना आधार कार्ड वगैरह शेयर करके जो इन्फॉर्मेशन वो देनी पड़ती है। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जो एंटरप्राइजेज हैं या कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनके ऊपर डाल सकते हैं कि आप भी रजिस्ट्रेशन में जो है
एनेबल कर सकते हैं कि उनको एनेबल कीजिए कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करें। और इससे होगा क्या है, फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जो है वो बढ़ेंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जो रिलेशन जो फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। फिर ऑथर ने कहा है कि ग्रेटर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिया लेबर फोर्स, कि जो सोशल सिक्योरिटी को फाइनेंसिंग हम करते हैं उनमें जो है उसकी जरूरत है कि उसको ज्यादा सपोर्ट दिया जाना चाहिए। और सिर्फ अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन या गिग वर्कर्स तक ही सीमित है, उसको इस से थोड़ा सा एक्सपेंड करके और फील्ड्स में भी जो है इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। ऑथर ने ये कहा है कि a push for pan-India labor force card and an expansion of existing successful schemes such as building and other construction worker schemes to other categories of workers, कि इन कैटेगरी से आगे जाके भी जो है बियॉन्ड इनको एक्सपेंड करने की जरूरत है। फिर ऑथर ने कहा है कि स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स यूजुअली फीमेल, कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके लिए स्पेशल अटेंशन दिया जाना चाहिए। फिर माइग्रेंट वर्कर्स की बात की है कि those often face discrimination and suspicion from authorities in their working areas, so coverage of social service such as child care can be expanded, उनके लिए सोशल सर्विस जैसे कि चाइल्ड केयर वगैरह की सर्विस है उनको एक्सपेंड किया जा सकता है। डोमेस्टिक वर्कर्स मस्ट आल्सो ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अक्रॉस इंडियन सिटी, डोमेस्टिक वर्कर जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ये भी एक स्टेप हो सकता है। एग्जिस्टिंग स्कीम्स पे ऑथर ने कहा है कि उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जैसे कि ईपीएफ स्कीम है, ईएसआई स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है हमारा, उनको बजटरी सपोर्ट की भी जरूरत है और साथ साथ उनके एक्सपेंशन जो उनका कवरेज है उसको एक्सपेंड करने की हमें जरूरत है। जो एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो काफी कॉम्प्लेक्स है, विद ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ अथॉरिटी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और जो स्टेट और सेंटर उनके बीच ओवरलैपिंग अथॉरिटीज हुई है, ठीक है ना। और वहां से इस वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डेफिनेशन में काफी कंफ्यूजन है कि प्लेटफॉर्म वर्कर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, और सेल्फ एम्प्लॉयड है उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं ओवरलैप होती हैं डेफिनेशंस, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि किसको एक्चुअली प्लेटफॉर्म वर्कर माना जाए, या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरी में रखेंगे, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वी नीड अ मोर सिग्निफिकेंट पुश टू रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल सिक्योरिटी टू एंश्योर दैट मोर वर्कर्स आर अवेयर ऑफ द अवेलेबल बेनिफिट। जाहिर सी बात है, अवेयरनेस नहीं है तो इतनी सारी स्कीम्स तो है, लेकिन एक्चुअल में अवेयरनेस ना होने की वजह से जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं जिनको वो स्कीम जो है जिनके लिए बनाई गई है वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो यानी कि जो एसोसिएशन है, जैसे कि सेवा का यहाँ पे ऑथर ने जिक्र किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, तो उनको जो है उनकी फंडिंग करनी चाहिए ताकि वो इस तरह की अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड कर सकें और इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग है वो बढ़ सके, ठीक है ना, अबाउट द स्कीम्स। India had to consolidate its existing social security schemes, ad hoc measures, and provide universal social security to entire labor workforce। और यही है कि टाइम आ चुका है जब हमें जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, हमें एड हॉक मेजर्स लेने पड़ेंगे और यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, ताकि एंटायर लेबर फोर्स को जो है वो जो है हम यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। यूके इंडिया रिलेशनशिप इज अलाइव विद अपॉर्चुनिटी, तो बेसिकली जो है यूके और इंडिया के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो बात चल रही है उसके रिगार्डिंग उसने बोला है। यहाँ पे थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट कुछ कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए हैं जिनको याद रख सकते हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप के बीच। पहला तो यह है कि यूके एंड इंडिया शेयर अ थ्राइविंग ट्रेडिंग रिलेशनशिप है विच वाज वर्थ $36 बिलियन इन 2022। दोनों कंट्रीज का जो बायलैटरल ट्रेड था वो लगभग 36 बिलियन पौंड्स था 2022 में। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा, इंडिया रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द यूके सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सेकंड लार्जेस्ट जो है सोर्स था इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में जो है इंडिया इसका, विद 180 न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएटिंग 8384 न्यू जॉब्स अक्रॉस द यूके। यूके में लगभग 118 नए प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने शुरू किए थे, इन्वेस्ट किया था 118 न्यू प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने, और उससे जॉब में भी काफी वहाँ पे जॉब क्रिएशन में भी वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ऑथर ने कहा है ए वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा, अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें जो कि यूके में है, ओवर 1.6 मिलियन पीपल मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन द यूके। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेड में है, वहाँ पे कल्चर में अगर हम देखें, ठीक है ना, एजुकेशन में देखें हम तो, या जॉब्स में देखें तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे काफी ज्यादा है, और 1.6 मिलियन पीपल जो है वो अभी इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे रहते हैं यूके में, ठीक है ना। मार्केटिंग कैंपेन द यूके इज लॉन्चिंग अलाइव विद अपॉर्चुनिटी, एक जो कैंपेन यूज किया, जो मार्केटिंग कैंपेन यूके ने लॉन्च किया वो क्या है, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। तो याद रखते हैं किसका कैंपेन है, यूके का है। ए 1.5 मिलियन पॉन्ड्स मार्केटिंग कैंपेन विच इज डिजाइन्ड टू शोकेस द ट्रेमेंडस बॉन्ड बिटवीन आवर कंट्रीज एंड बिल्ड ऑन द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पीपल, आइडियाज एंड कल्चर। और सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, जो
हमारे जो एक्सचेंज है ट्रेड पीपल्स में, आइडियाज में और कल्चर में, उसको ये कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए और उसको बिल्डअप करने के लिए ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। कैन एआई बी एथिकल एंड मोरल? तो यहाँ पे उसने बोला है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या मशीन्स का जो देखने को मिला है कि किस तरीके से जो वो है हर फील्ड में जो है आजकल हमें देखने को मिलते हैं, और पर्टिकुलरली गवर्नेंस में। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इसका गवर्नेंस में जो एआई का रोल बढ़ रहा है उससे काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। द एडॉप्शन ऑफ एआई इन डिसीजन मेकिंग इज नॉट विदाउट इट्स पोटेंशियल पिटफॉल। वही है कि आप डिसीजन मेकिंग में आप अडॉप्ट कर रहे हैं एआई को, तो उसके काफी सारे रिस्क भी हैं, और आप सबसे बड़ा रिस्क ये है कि बायसनेस को कैसे आप वहां पे प्रिवेंट करेंगे। बायसेज इन एआई वारंट ए होल अदर आर्टिकल। इस आर्टिकल में ऑथर ने सिर्फ डिस्कस किया है कि एथिक्स इन एआई, एआई से रिलेटेड क्या क्या एथिक्स हैं, क्या एआई एथिकल और मोरल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एथिकल चैलेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑथर ने इमैनुअल कांत को कोट किया है। इमैनुअल कांत ने एथिकल फिलॉसफी दी थी विच एम्फेसाइज ऑटोनॉमी, रेशनैलिटी एंड मोरल ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल। तीन चीजों पर उन्होंने जिक्र किया था, ऑटोनॉमी पे, रेशनैलिटी पे और मोरल ड्यूटी पे, इंडिविजुअल की पे। अगर कांतियन एथिक्स को हम यूज ऑफ एआई में अप्लाई करते हैं डिसीजन मेकिंग में बेसिकली विद इन गवर्नेंस कुड लीड टू सीरियस कंसर्न। तो अगर हम उसको अप्लाई करें तो यहाँ पे काफी सारी कंसर्न्स देखने को मिलती हैं। पहली उसमें से यह है कि इट कुड थ्रेटन द कैपेसिटी फॉर मोरल रीजनिंग। सबसे पहली तो यह कि मोरल रीजनिंग के आधार पे जो है उसकी कैपेसिटी को थ्रेटन कर सकता है, ठीक है ना। क्यों? एआई कुड बी कंसिडर टू बी एब्डिकेटिंग देयर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली अथॉरिटीज की या इंस्टीट्यूशंस की है, इंडिविजुअल्स की है, उसको कहीं ना कहीं उसको आप एब्डिकेट कर रहे हैं एआई के थ्रू, ठीक है ना। द अटेम्प्ट्स टू कोडिफाई एथिक्स इनटू रूल्स वेदर फॉर रोबोट्स और कॉम्प्लेक्स एआई ड्रिवन फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग रिवील द इनहेरेंट challenges in the translating human moral complexity into algorithmic form। जो अगर आप एआई ड्रिवन गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग में डालेंगे तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाएगी, ये ऑथर एक्चुअली बोल रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फर्दर ऑथर ने कहा है कि कुछ कंट्रीज में देखें तो डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स आर इवन बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द बेनिफिशियरी ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स। जो सोशल सेक्टर स्कीम्स के बेनिफिशियरी उनको डिटरमाइन करने में भी यूज किया जाता है। कई कई कंट्री तो एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो इस तरह से इनको यूज करके कैसे गारंटी हो सकता है कि डिसीजंस जो असिस्ट किए हैं मशीन्स ने या एआई के थ्रू वो एथिकल और मॉरल है, ठीक है ना। ये एक्चुअली दूसरा चैलेंज, दूसरी कंसर्न की जो है ऑथर ने बात की है। तीसरा कंसर्न जो ऑथर ने बताया होता है कि एथिक्स आर कॉम्प्लेक्स। एथिक्स ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है और प्रोग्रामिंग एथिक्स इनटू ए मशीन एंड एआई इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स। और एथिक्स को आपने मशीन या एआई में प्रोग्राम कर दिया तो वो इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। और एथिक्स ऑपरेट्स इन अ कॉम्प्लेक्स डोमेन विद सम इल डिफाइंड लीगल मूव्स। एथिक्स जो है वो कॉमन कॉम्प्लेक्स डोमेन में काम करते हैं और उसमें भी कुछ जो लीगल मूव्स हैं वो इल डिफाइंड है, पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक चौथा कंसर्न है। कैटेगरीज ऑफ मशीन इंजेंट्स की बात करें तो मूरेज ने जो है 2006 में क्लासिफाई किया था। उन्होंने 4 कैटेगरीज में जो है मशीन एजेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है ना, विच आर रिलेटेड टू एथिक्स। और उन्होंने जो पहला था वो था, फर्स्ट इज एथिकल इम्पैक्ट एजेंट्स। एथिकल इम्पैक्ट एजेंट्स बेसिकली वो होते हैं जैसे कि रोबोट जोकीज हो गए विच डोंट मेक एथिकल डिसीजन बट पोज एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है ना। दूसरे जो थे वो कैटेगरी थी इम्प्लिसिट एथिकल एजेंट्स। इम्प्लिसिट एथिकल मतलब दोज मशीन विद एम्बेडेड सेफ्टी और एथिकल गाइडलाइंस सच एज सेफ ऑटो पायलट सिस्टम आपने देखे होंगे प्लेन्स वगैरह में, ठीक है ना। जो रूल फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी उसमें सेट है कि भाई ये रूल्स हैं तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि क्या एथिकल है रहेगा या क्या नहीं रहेगा। तीसरा जो था, दूसरा इम्प्लिसिट हो गया, तीसरा हो गया एक्सप्लिसिट एथिकल एजेंट्स विच गो बियॉन्ड सेट रूल्स। जो रूल से आगे, मतलब अगर जो सेट रूल्स हैं उसके अलावा जो वो करते हैं, और उसमें वो यूज क्या करते हैं बेसिकली फॉर्मल मेथड टू एस्टिमेट द एथिकल वैल्यू ऑफ ऑप्शंस लाइक सिस्टम दैट बैलेंस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विद सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो उनका यूज करते हैं वो, बेसिकली एस्टिमेशन का यूज करते हैं यहाँ पे। और जो चौथी कैटेगरी थी वो थी फुल एथिकल एजेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड जस्टिफाइंग एथिकल जजमेंट्स। पूरी तरह से वो कैपेबल होते हैं डिसीजन लेने में भी और डिसीजन को जस्टिफाई करने में भी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। और एक एडल्ट को जो है वो कंसिडर किया जाता है फुल एथिकल एजेंट। अभी देखें तो सो एडवांस्ड एआई विद अ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स की बात की है, बट इज दैट इजी टू क्रिएट एएमएज स्पेशली द थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन वही बात है कि क्या जो एआई, जब हम एआई की बात करें तो क्या जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के जो हमारे जो एजेंट्स है वो बनाना इतना इजी है, ठीक है ना।
एक यहाँ पे पेपर की बात की, साइंस एंड इंजीनियरिंग एथिक्स का पेपर था, उसमें जो है रिव्यू किया गया था, तो उसने कुछ फाइंडिंग्स थी, उनको ऑथर ने यहाँ पे साइट किया है। फ्रॉम ए टेक्नोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, artificial agents are still far from being able to replace human judgment in complex, unpredictable और unclear ethical scenario। ये जो अभी complex, unpredictable और unclear ethical scenario अभी जो है, उसमें जो है, जो टेक्नोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो आर्टिफिशियल जो एजेंट्स हैं वो अभी काफी पीछे हैं ह्यूमन जजमेंट के अकॉर्ड से कंपेयर करने पे, ठीक है ना। दूसरा अनदर इशू ये है दैट इज ऑफ बाउंडेड एथिकलिटी। दूसरा इशू बाउंडेड एथिकलिटी का, पहले तो ये उनकी कैपेबिलिटी, दूसरा बाउंडेड एथिकलिटी, तीसरा उन्होंने ये भी फाइंड किया था that similar to humans, machines like Delphi may also engage in immoral behavior if framed in a way that detaches ethical principles from the act itself। अगर आप एक्ट से ही ethical principles को डिटैच कर देंगे तो वो बिल्कुल ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस में होता है कि वो उनका इमोरल बिहेवियर हो जाता है, ऐसे ही मशीन्स भी जो है इमोरल बिहेवियर दिखाने लगती हैं। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन पैटर्न्स ऑफ मोरल डिसएंगेजमेंट कुड ट्रांसलेट इनटू मशीन बाउंडेड एथिकलिटी। वही बात है कि जैसे मोरल डिसएंगेजमेंट पैटर्न्स ह्यूमंस में होती हैं, वो ट्रांसलेट हो सकती है मशीन बाउंड एथिकलिटी में भी। तो ये भी एक कंसर्न यहाँ पे ऑथर ने बताया है। फिर लास्ट जो आता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का इशू ऑथर ने साइड किया है कि हु विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। क्या लाइबिलिटी जो एआई सिस्टम पे होगी, या जो डेवलपर है उस एआई का उस पे आनी चाहिए, या जो ऑफिशियल है जो रिलाई कर रहा है उस एआई डाटा पे उस पे होनी चाहिए। तो लाइबिलिटी आप किस पे लाएंगे, ये ऑथर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा है। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं, डिस्प्यूट ओवर ट्यूटर से मच अडू अबाउट नथिंग। तो जो एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि जो एक ट्यूटर ने जो रिमार्क दिया था कि जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं दे शुड बी लिटरेट, उससे रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी आई थी वो सब था उसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे हालांकि डाटा कंपैरिजन किया गया था कितने लेजिस्लेटर्स हैं वो एजुकली एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएटेड हैं, या वो सब सारा डाटा ये आया है। तो यहाँ पे अगर डाटा को कंपेयर करें तो ऑथर ने एक्चुअली ये कहा है कि द कंट्रोवर्सी ओवर द रिमार्क इज नॉट बैक्ड बाय डेटा एज वोटर्स चॉइस फेवर द एजुकेटेड ऑलरेडी। अगर आप वोटर चॉइस को देखें अभी डाटा कंपैरिजन से, तो देखेंगे कि ऑलरेडी एजुकेटेड लोगों को ही चुना हुआ है। मोर इम्पोर्टेंटली द शेयर ऑफ इलिटरेट्स इज नेग्लिजिबल अमंग एमपीज एंड एमएलए। और दोनों ही कैटेगरी में, एमपीज में और एमएलए में भी जो इलिटरेट्स हैं उनका शेयर बिल्कुल नेग्लिजिबल है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ओनली लेस देन 0.5% आर रिकॉर्डेड इलिटरेट और जस्ट इलिटरेट इन द करंट लोकसभा। अगर प्रेजेंट लोकसभा की बात करें तो जो इलिटरेट्स हैं वो केवल 0.5% कंस्टिट्यूट करते हैं शेयर को, ठीक है ना। और एमएलए भी जो है वो ज्यादातर जो है वो लिटरेट ही है। फिर ऑथर ने दूसरे उसमें ये किया कि अगर हम स्टेट वाइज कंपेयर करें तो हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एमएलए हु आर ग्रेजुएट्स एंड अबव। 76.5% जो है वो ग्रेजुएट एंड अबव है वहां पे एमएलए हिमाचल में। उसके बाद फॉलो करता है उत्तर प्रदेश में 75.2% है, फिर छत्तीसगढ़ है 68.9% के साथ। और अगर सबसे कम में देखें तो गुजरात हैड द लोएस्ट शेयर ऑफ ग्रेजुएट्स 45.6%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 54.9%, पंजाब 57.3%। तो टॉप 3 और बॉटम 3 हमने देख लिए ग्रेजुएट्स की कैटेगरी में, ठीक है ना। फिर आगे होता है जो कंपैरिजन किया वो है द शेयर ऑफ ग्रेजुएट एमएलए इन छत्तीसगढ़ सर्ज फ्रॉम 49% इन 2008 टू 69% 2018। तो जो कंटिन्यूअस जो आप देखेंगे कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनमें भी ये देखेंगे जो ग्रेजुएट्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। द शेयर ऑफ ग्रेजुएट एमएलए उत्तर प्रदेश इंप्रूव फ्रॉम 61% इन 2007 टू 75% 2022। उत्तर प्रदेश में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एजुकेशन डेटा ऑफ एमएलए वाज नॉट पब्लिकली अवेलेबल इन सम ईयर्स इन सेलेक्टेड स्टेट। और कुछ सेलेक्टेड स्टेट में जो है एजुकेशन डाटा वो पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं है, ये ऑथर ने बताया। तो जो कंट्रोवर्सी थी उसको ऑथर ने बताया कि एक्चुअली डाटा से जो है बैक नहीं थी कंट्रोवर्सी, और अगर डाटा देखें तो उसमें भी ये है कि शेयर जो लिटरेट्स का वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग है कार सेफ्टी प्रोग्राम। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी रोल आउट किया है एक इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम, उसके रिगार्डिंग ये बात की है। और भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है द रेटिंग सिस्टम विल बी वॉलंटरी होगा ये एंड विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1 2023 से जो है इफेक्ट में आने वाला है। कार्स विल बी असाइंड अ रेटिंग बिटवीन 1 स्टार टू 5 स्टार आफ्टर बीइंग इवैल्यूएटेड ऑन 3 पैरामीटर्स। उनको 3 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट किया जाएगा और उनको रेटिंग दी जाएगी 1 to 5 स्टार तक। क्या क्या वो जो है पैरामीटर्स है, पहला है एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, दूसरा है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और तीसरा है सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन द कार। इन 3 पैरामीटर्स पे जो उनको वो इवैल्यूएट किया जाएगा। दो भारत NCAP is voluntary, in certain cases cars may be subjected to a crash test such as for a base model of a popular variant minimum clock sale of 30,000 units, or when the Ministry of Road Transport and Highways
रिकमेंड्स ए मॉडल फॉर टेस्टिंग बेस्ड ऑन मार्केट फीडबैक और द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो हालांकि वॉलंटरी है, लेकिन कुछ केसेज में मैंडेटरी है, जैसे किसी मॉडल की 30,000 यूनिट जो है वो अगर मान लो सेल हो चुकी हैं होती हैं, या फिर अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो रिकमेंड करती है किसी पर्टिकुलर मॉडल को टेस्टिंग के लिए बेस्ड ऑन मार्केट फीडबैक या पब्लिक इंटरेस्ट में, जो है उसको हम पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए जो है हम उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम का ये है टू हेल्प कंज्यूमर्स मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर परचेजिंग कार, देयरबाय स्परिंग डिमांड फॉर सेफर कार। जाहिर सी बात है, जो सेफ कार है उनकी डिमांड को राइज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि सेफ कार जो है मार्केट में आए। एनएससीएपी जो है, भारत एनसीएपी वही बोल कहते हो, तो ग्लोबल एनसीएपी जो है उसके आधार पे जो है मॉडल किया गया है, ठीक है ना। और ये ग्लोबल एनसीएपी जो है वो बेसिकली यूके बेस्ड जो है एनजीओ टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, इसका ये प्रोजेक्ट है। तो यूएस जो है पहली कंट्री थी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रैश टेस्टिंग रेजिम सिंस 1978। 1978 से जो यूएस में टेस्टिंग जो है कार्स की होती है, तो सबसे ओल्डेस्ट वो है कंट्री, ठीक है। ये तो हमने बता दिया है, बाकी इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। आगे है व्हाट आर द अमेंडमेंट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। तो बेसिकली जो जुलाई 27 को पाकिस्तान सीनेट ने पास किया था बिल टू अमेंड द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बेसिकली बात की गई है। अमेंडमेंट्स काफी सारे किए गए हैं, और जो इन जनरल अगर बात करें तो जो अमेंडमेंट्स है वो स्पेसिफिकली डिजाइन टू इंटिमिडेट द वेटरन्स हु हैव बीन सपोर्टिंग द फॉर्मर पाकिस्तान पीएम बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ऑन सोशल मीडिया एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जनरली अमेंडमेंट स्पेसिफिकली तो इसके लिए कहे गए हैं, बाकी ये भी कहा गया है यहाँ पे द चेंजेस प्रपोज्ड इन द बिल आर नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ द आर्मी, सिर्फ आर्मी को पावर देने के लिए, आर्मी चीफ को पावरफुल बनाने के लिए है, बट इट इज ऑल्सो टू डिसुएड द क्रिटिक्स, क्रिटिक्स को दूर रखने के लिए भी ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं। कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हालांकि इसमें जिक्र किए गए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं। द पाकिस्तानी आर्मी हैज फॉर्मलाइज्ड इट्स इंटरवेंशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इन द नेम ऑफ रिहेबिलिटेटिंग सर्विंग रिटायर्ड और वुंडेड पर्सनल एंड फैमिलीज ऑफ द मार्टियर्स एज वेल एज इन नेशनल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। तो जो पाकिस्तान आर्मी है उसने एक तरह से फॉर्मलाइज किया है जो इंटरवेंशन उसके फंक्शनिंग में, जो फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री में मिलता है इन द नेम ऑफ रिहेबिलिटेटिंग सर्विंग रिटायर्ड और वुंडेड पर्सनल एंड फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स एज वेल एज इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस आड़ में जो है एक तरह से अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इसका बहाना देकर, ठीक है ना। कंसर्न्स काफी सारे जताए हैं और इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले उसके है। तो जो सेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट वो ये कह रहे हैं कि इट विल जियोपार्टाइज द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले तो है कि ये जियोपार्टाइज करें कहीं ना कहीं उनकी राइट्स और लिबर्टीज, और दूसरा ये भी कहा कि एज इट विल इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, की जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज हो जाएंगे। ये दोनों कंसर्न जो है वो जताई गई है, ठीक है। दिस इज इट। आगे है डाउनग्रेडेड एट द स्ट्रोक ऑफ द पेन द बाइफर्केशन ऑफ द अर्चवाइल स्टेट ऑफ जे.एंड.के। जो जे.एंड.के का 2019 में जो बाइफर्केशन हुआ था और उसके बाद आर्टिकल 370 को जो है वो डाइल्यूट कर दिया गया था, और जम्मू कश्मीर रिओगनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू जे.एंड.के को दो अलग अलग यूटीज में जो है वो बाइफर्केट कर दिया गया था। उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन है। ये एक्चुअली पुराना आर्टिकल है जिसको आज यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो काफी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है रेज किए थे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था whether president had the powers to make all the provisions of the Indian constitution apply to the state। क्या जो सारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो अप्लाई कर सकते हैं सभी स्टेट्स पे, ठीक है ना। सब स्टेट सॉरी जे.एंड.के स्टेट पे सारे प्रोविजंस अप्लाई होते थे या नहीं होते थे। दूसरा क्वेश्चन ये था whether the Indian government was authorized to do this in the face of its own obligation to J&K under article 370। क्या जो इंडियन गवर्नमेंट भी थी वो ऑथराइज थी ये करने के लिए। फिर ऑथर ने कहा कि अगर हम ये मान ले कि ये क्वेश्चन जो ऊपर दोनों क्वेश्चन मेंशन नहीं करे हैं वो अराइज नहीं होते, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जरूर अराइज होता वो ये था डिड पार्लियामेंट हैव द अथॉरिटी टू बाइफरकेट जे.एंड.के इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। क्या पार्लियामेंट की अथॉरिटी थी कि वो जे.एंड.के को बाइफरकेट कर सकती थी। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंस इसलिए रखता था बिकॉज द कन्वर्जन ऑफ ए स्टेट गवर्नड बाय एन इलेक्टेड लेजिस्लेटर इनटू अ यूनियन टेरिटरी एडवर्सली अफेक्ट्स द पीपल who had earlier enjoyed the freedom of full democratic participation। जो लोग पहले फुल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंजॉय कर रहे थे उनको आपने यूटीज बनाकर, यूटीज में बाइफरकेट करके एक तरह से उनके लोगों को एडवर्सली अफेक्ट किया गया, क्योंकि उनकी ऑटोनॉमी और उनका जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया उससे, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे दिल्ली का एग्जांपल देते हुए बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बना था तो दिल्ली जो है पार्ट सी में एज ए स्टेट थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू चीफ कमिश्नर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर।
और उसके बाद 1952 1956 तक जो है दिल्ली एक लेजिस्लेटिव असेंबली रही थी विच वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्टिंग लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड लोकल अथॉरिटीज, ठीक है ना, एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स इन पोजीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिचुएटेड इन दिल्ली। फिर उसके बाद 1956 में दिल्ली और जो बाकी की पार्ट सी स्टेट थी उनको उनकी जो सारी लेजिस्लेटिव पावर थी उनसे डाइवेस्ट कर दी गई और उनको जो है यूटीज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली प्रेसिडेंट के अंडर चला गया थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम हर, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें पता ही है 1992 में दिल्ली को जो है एक पार्शियल स्टेटहुड दिया गया और वहाँ पे एनसीटी उसको बनाया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का उसको स्टेटस दिया गया, जहाँ पे उसको जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे फुल अथॉरिटी दी गई, ठीक है ना। तो ओथर ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला जो एग्जाम्पल दिया है वो ये बताया है कि जो जम्मू कश्मीर की अगर हमें एंट्री देखें वो दिल्ली के कंपेरेबल में जो है एज सच बिल्कुल सेम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी पार्ट था पार्ट सी स्टेट में, लेकिन जम्मू कश्मीर तो एक सोवरेन स्टेट था बिफोर बिकमिंग बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में ज्वाइन होने से पहले वो एक जो है सोवरेन स्टेट था। और आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू जेएनके इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट वाज एन एम्बडीमेंट ऑफ ट्रीटीज टर्म्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था तो ये 370 के द्वारा जो स्पेशल स्टेटस उसको मिला था तो वो कहीं ना कहीं उसको जो टर्म्स थे उस ट्रीटी के उनको ही दिखाता है स्पेशल स्टेटस। लेकिन जे एंड के स्पेशल स्टेटस वाज नॉट ए क्लेम टू सोवरेनिटी। जो जे एंड के का स्पेशल स्टेटस था वो सोवरेनिटी का क्लेम नहीं था कि भाई वो सोवरेन है, क्योंकि जो सेक्शन 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट ऑफ जे एंड के का है वो रिकॉग्नाइज ये करता है कि इंटीग्रल पार्ट है वो इंडिया का। तो सोवरेनिटी तो ऑलरेडी जे एंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन वो खत्म कर रखी थी, वहां पे उसमें मेंशन है कि इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, तो सोवरेन की तो बात कर ही नहीं रहा है। जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, इट मियरली मीन दैट provisions of the Indian Constitution other than Article 1 defining India as a union of states and Article 370 itself were permitted to be applied to J&K differently from the way they apply to regular states। जो बाकी रेगुलर स्टेट्स हैं उनमें जो प्रोविजंस अप्लाई होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अदर देन आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 वो उस पर अलग तरीके से डिफरेंटली अप्लाई होने थे। बस यही स्टेटस जो है स्पेशल स्टेटस मियरली बताता था। सच अ मॉडिफाइड एप्लीकेशन अलाउड J&K हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। और ये जो मॉडिफाइड एप्लीकेशन था इन प्रोविजंस का कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक तरह से उसको हायर डिग्री प्रोवाइड कर रहा था ऑटोनॉमी की। उसमें एग्जांपल ऑथर ने दिया कि जैसे रेजुडरी पावर थी वो जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास थी इन केस ऑफ जम्मू एंड के। बाकी स्टेट्स में अगर हम देखें तो जो रेजुडरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना। तो ये है ऑथर ने यही सारे कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखने के थे इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आउटरीच बढ़ सके। सो दिस इज इट, थैंक यू।